रवि बड़ी ही बेचैनी से उस छोटे से रेलवे प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। रात के 10 बज रहे थे। चारों ओर एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ था। इक्का दुक्का मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर बनी बेंच पर चादर ओढ़े सो रहे थे। इस छोटे से गांव के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रात भर इंतजार करने को रवि विवश था। रवि एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव था। वह वो अपने बेस्ट फ्रेंड और बचपन के साथ दोस्त के साथ मोहित की शादी में शामिल होने उनके खास आग्रह पर मोहित के गांव आया था। आते समय तो मोहित उसे लेने रेलवे स्टेशन पर आया था, पर जब अब नई नई शादी के बाद होने वाले संस्कारों की वजह से अभी उसे घर से बाहर नहीं आने दिया गया। और मजे की बात ये थी कि रवि की नई दुल्हन का चेहरा तक देखने को न मिला। इस गांव में घूंघट की प्रथा का कुछ ज्यादा ही चलन था और ऐसी मान्यता थी कि एक सप्ताह तक नव दंपति घर से बाहर नहीं निकल सकते, अन्यथा बुरी नजर लगने का संकोच बना रहता है। और इसलिए अब जाते समय रवि को अकेले ही गांव से स्टेशन जाना पड़ रहा था। वैसे तो रवि ने टैक्सी बुलवाने की भी सोची थी, पर वो भी संभव न हो पाया क्योंकि इस गांव तक पहुंचने वाला रास्ता भारी बारिश की वजह से पुल टूटने के कारण बंद हो गया था। अब रवि के लिए शहर पहुंचने का एकमात्र जरिया था सिर्फ ट्रेन, और इसी ट्रेन के इंतजार पर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था, जिसके आने में अब 1 घंटा बाकी था। लेकिन रवि काफी पहले ही पहुंच चुका था। तभी अनाउंसमेंट हुई जोरों से। बारिश की वजह से ट्रेन अपनी निर्धारित समय से 3 घंटे देर हो जाएगी। ओ गॉड, रवि चिढ़ते हुए बड़बड़ाया। अब 3 घंटे तक इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर वो कैसे रहेगा। तेज बारिश हो रही थी। पूरे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 4 पीले बल्ब जल रहे थे जो मध्यम रोशनी फैला रहे थे। वहां से आने जाने वाले मुसाफिरों की संख्या नगण्य रहती थी। रवि ने स्टेशन मास्टर के पास जाकर रिक्वेस्ट की, प्लीज सर, मेरा नाम रवि है और मैं पुणे जाने वाली एक्सप्रेस वे में जाने वाला हूँ, पर अब वो 3 घंटे बाद आने वाली है। प्लीज 3 घंटे रुकने का कुछ इंतजाम कर दीजिए। मेरा आपकी मेहरबानी होगी। स्टेशन मास्टर कुछ देर मौन सोचता रहा, फिर बोला, ओके, आप प्लेटफॉर्म के कॉर्नर पर बने वेटिंग रूम में ठहर सकते हैं, पर हाँ, यहाँ पर पंखे वगैरह नहीं हैं। वो क्या है ना कि यहाँ कोई रुकता नहीं है, तो जो फैन लगे हुए थे वो कब से खराब हो गए हैं, बस एक बल्ब लगा हुआ है। रवि खुशी से बोला, कोई बात नहीं, मुझे तो बस किसी तरह 3 घंटे बिताने हैं। आप मुझे बस परमिशन दे दें कुछ समय वहाँ रुकने के लिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। स्टेशन मास्टर ने टेबल के ड्राइवर से चाबी निकाली और रवि को देते हुए बोला, ये लीजिए, आपको खुद ही लॉक खोलना पड़ेगा। यहाँ तो बस 2 कर्मचारी रहते हैं और वो भी आज बारिश की वजह से नहीं आ पाएंगे, तो यहाँ पर इस समय कोई नहीं है। नो प्रॉब्लम सर, मैं मैनेज कर लूँगा, कहते हुए रवि चाबी लिए चल पड़ा वेटिंग रूम की ओर। अब रवि को तो वेटिंग रूम का इंतजार जो था। रवि ने जैसे ही वेटिंग रूम का दरवाजा खोला, बड़ी ही तेज गंध महसूस हुई। रवि समझ गया कि महीनों से बंद पड़ा है और बंद पड़े रूम में सीलन की महक भर चुकी है। उसने स्विच खोजकर स्विच ऑन किया। रूम में हल्की पीली रोशनी फैल गई। छोटे से रूम में 2 कुर्सियां और कुछ टूटे हुए बेंचों के ढेर के सिवाय कुछ नहीं था। रवि ने फौरन अपने बैग से डिओड्रेंट की बोतल निकाली और रूम में स्प्रे किया ताकि सीलन की बदबू खत्म हो सके। फिर
एक चेयर पर बैठकर दूसरी चेयर पर पैर लंबा कर वो रेस्ट करने लगा। उसने मोबाइल में प्री डाउनलोडेड म्यूजिक ऑन किया और आंखें मूंदकर सोने की कोशिश करने लगा। अचानक आहट सुनकर रवि ने अपनी आंखें खोली। भला यहाँ कौन आ सकता है? अब सोचते हुए वो आगंतुक की ओर निहारने लगा और जैसे ही उसने ठीक से आने वाले को देखा तो बस देखता ही रह गया। उफ! रवि की आंखों माने झपकना ही भूल गई थी। वो आगंतुक एक युवती थी जिसकी खूबसूरती उसके पीले बल्ब की रोशनी में भी बिल्कुल बिजली की तरह चमक रही थी। उसका गोरा लाल रंग शिफॉन की साड़ी में उबाल मार रहा था। उसके लंबे खुले बाल बारिश की वजह से चिपक रही थी, जिससे वो और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी, जिन्हें वो झटक कर संवारने की कोशिश कर रही थी। उसके लाल सुर्ख भरे भरे होठ तो मानो बस गुलाब की पंखुड़ियां लग रहे हों। रवि सुध-बुध खोकर उसे निहारने में लगा था कि युवती अचानक उसे देखते हुए बोली, माफ कीजिए, पर क्या आप एक चेयर मुझे देंगे? उसकी मीठी जल तरंग सी आवाज सुनकर रवि चौंक कर शर्मिंदा सा होता हुआ बोला, सॉरी, मुझे ख्याल ही न रहा कि इस रूम में 2 ही चेयर हैं। और उसने एक चेयर युवती की ओर बढ़ा दी। युवती ने चेयर लेते हुए बड़े अदा से थैंक यू कहा और फिर बोली, वो बेंच बड़ी ही पुरानी है और टूटी सी लग रही है, इसलिए आपसे चेयर के लिए कहा, नहीं तो मैं उसी पर एडजस्ट कर लेती। रवि ने भी स्माइल करते हुए कहा, वैसे आप जा कहाँ रही हैं? आपकी ट्रेन भी लेट हो गई है क्या? क्या अकेली ही सफ़र कर रही हैं आप? ओह माय गॉड, इतने सवाल! वो युवती खिलखिला पड़ी, फिर बोली, जी, मेरी ट्रेन 3 घंटे लेट चल रही है, तो उसे आने में अभी समय लगेगा और मैं पुणे जा रही हूँ, मेरा घर है वहाँ। ओह, रवि खुश होता हुआ बोला, मुझे भी पुणे ही जाना है। मतलब आप भी मेरी ही ट्रेन में जाने वाले हैं? जी, यही समझ लीजिए। वो युवती हंसती हुई बोली, वैसे सच कहूँ तो मुझे बड़ा डर लग रहा था इस वेटिंग रूम में आते हुए कि पता नहीं कौन व्यक्ति होगा। आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, किस तरह का व्यक्ति यहाँ मिलेगा। अकेली युवती को तो कितनी ही बातें सोचनी पड़ती हैं इस बारे में। ओह, रवि बोला, मीन्स आप अकेली ही सफ़र कर रही हैं? जी, युवती ने तुरंत ही जवाब दिया। वैसे तो आप भी अकेले ही सफ़र कर रहे हैं। रवि हंस पड़ा। सच में सोचना नहीं था कि सुनसान छोटे से रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम पर आप जैसी खूबसूरत साथी मिल जाएगी। वो युवती कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक ही तेज बिजली सी चमकी। बादलों की गड़गड़ाहट से डर कर वो लपक कर रवि के पास आ गई। वेटिंग रूम में जल रहा इकलौता बल्ब फ्यूज हो गया। ओह, युवती चिल्लाई, ये लाइट क्यों चली गई? बस इसी की कमी थी। रवि बोला, डरिए मत, बल्ब फ्यूज हो गया है, मैं टॉर्च ऑन कर देता हूँ। और वो बैग से टॉर्च निकालने लगता है। बैग उठाने के चक्कर में रवि का हाथ अंधेरे में युवती के हाथ से टकरा गया। युवती घबराकर चिल्लाने लगी, पर रवि ने हल्के से उसका हाथ दबाकर सांत्वना दी। तभी बाहर दरवाजे पर टॉर्च की रोशनी झपकी और दोनों को राहत की सांस मिली। रवि ने हड़बड़ाते हुए दरवाजे पर देखा तो स्टेशन मास्टर टॉर्च लिए खड़ा था। रवि को देखते ही बोला, मुझे लगा ही था कि यहाँ का बल्ब फ्यूज हो गया है, इसलिए मैं टॉर्च लेकर आया हूँ। मेरे पास एक और टॉर्च है, आप इससे काम चला लीजिए। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। रवि बोला, नहीं नहीं, अकेला होता तो शायद कोई प्रॉब्लम होती।
पर अब तो ये मैडम भी हैं, साथ में तो समय आराम से कट जाएगा। मैडम, स्टेशन मास्टर ने रवि को घूरते हुए पूछा। यह कौन सी मैडम है भला? रवि झुंझलाते हुए बोला, ये मेरी ही बगल में तो खड़ी हैं। ये इधर देखिए ना जरा, क्या आपको दिखाई नहीं दे रही? और जैसे ही रवि ने अपनी बगल की ओर देखा तो आंखें फैल गई। वहां तो कोई भी नहीं था। रवि की जुबान जैसे वहीं पर जम गई। अभी तो यही थी मेरे साथ, स्टेशन मास्टर ने गंभीरता से कहा। यहाँ वेटिंग रूम में तो क्या, पूरे प्लेटफॉर्म पर कोई भी युवती नहीं है। इस वक्त लगता है आप कोई सपना देख रही हैं और सपने में ही आपने किसी युवती को देखा है। रवि अपने हाथ को फैलाते हुए आंखों को चौड़ी करके देख रहा था। जहां अभी तक अजनबी हसीना का स्पर्श ताजा था, स्टेशन मास्टर ने स्तब्ध खड़े रवि के हाथ में टॉर्च पकड़ाई और वहां से चलता बना कि पता नहीं कैसे कैसे पागल आ जाते हैं। रवि अभी मूर्ति बना खड़ा ही था कि उसके कंधे पर किसी ने स्पर्श किया। रवि एकदम चहक कर पलटा तो देखा वही लाल साड़ी वाली युवती खड़ी थी उसके करीब। रवि की आंखें भय से फैल गई, होठ जैसे सिल गए। उसकी ये दशा देखकर वो युवती बोली, ओह, आप इस कदर सहम क्यों रहे हैं? हुआ क्या है? रवि किसी तरह अटकते हुए बोला, अभी तो आप यहाँ नहीं थी, फिर अचानक ही यहाँ कहाँ से आ गई? रवि की बात सुनते ही वो युवती खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी घुंघरू जैसे हंसी की खनक से वो छोटा सा वेटिंग रूम गूंज पड़ा। फिर वो किसी तरह हंसी रुकती हुई बोली, ओह, अब समझी मैं। आप कोई चुड़ैल या आत्मा समझ रहे हैं मुझे, है ना? बिल्कुल, वो कौन सी टाइप की आत्मा? और वो फिर खिलखिला पड़ी। रवि के किसी तरह अपने भय से कांपते हुए शरीर को काबू करते हुए इस तरह की बातें कह रहा था। पूछा, लेकिन जब स्टेशन मास्टर आया तो फिर आप कहाँ चली गई थी उस समय पर? तब तो आप यहाँ नहीं दिखी मुझे। कहाँ गायब हो गई थी आप स्टेशन मास्टर आने के समय पर? बताइए जरा मुझे। और स्टेशन मास्टर ने ही बताया कि यहाँ प्लेटफॉर्म पर तो कोई युवती नहीं है। तो तुम हो कौन? अब युवती के चेहरे पर गंभीरता पसर गई। वो धीमे स्वर में बोली, सॉरी, एक्चुअली मैं अपने घर से भागकर कहीं दूर जा रही हूँ चोरी छुपे, और भागकर यहाँ तक पहुँची हूँ, इसलिए तो मेरे पास सामान के नाम पर बस यही मेरा एक हैंडबैग है। आप प्लीज़ किसी से मेरे बारे में कहिएगा मत। मैं भी किसी भी तरह बस पुणे पहुंचना चाहती हूँ। स्टेशन मास्टर के आते ही मैं लपक कर पुरानी टूटी पड़ी बेंचों के पीछे जा छिपी थी। रवि ने गहरी नज़रों से युवती की ओर देखा, मानो उसके बोलने पर यकीन करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए बोला, ओके, तो जरा अपना परिचय देंगी आप? हैं कौन और कहाँ जाना चाहती हैं आप? और आखिर क्यों जा रही हैं आप चुपके? युवती ने धीरे से बोला, मैं कोयल हूँ, पुणे में जॉब करती हूँ। मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। पिछले महीने जब मैं अपने दादा दादी के पास मिलने गांव में आई तो उन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी तय कर दी। कल ही मेरी शादी एक गांव में रहने वाले युवक से हुई। दरअसल ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है, इसलिए मैं घर छोड़कर भाग रही हूँ। रवि की आंखें फैल गई। वो सोच में गुम हो गया, कहीं ये मोहित की बीवी तो नहीं? रवि की गुमसुम शक्ल देखकर कोयल बोली, प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, मुझे अपने साथ पुणे ले चलिए। किसी तरह मैं वहाँ पहुँचकर अपनी जॉब करते हुए नई लाइफ स्टार्ट करूँगी। रवि सोचने लगा कि इस वक्त मोहित के घर में कितनी गड़बड़ मची होगी।
लोग तरह तरह की बातें कर रहे होंगे। क्या वो मोहित को कॉल करके बता दे कि उसकी बीवी यहाँ है? शायद कोयल ने उसके मन की बात जान ली और वो रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज़ आप किसी को भी इस बारे में खबर न कीजिएगा। वैसे भी यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है। रवि अब चेयर पर बैठते हुए सोचने लगा। बोला, तो आप चाहती क्या हैं? मैं क्या करूँ आपके लिए? मैं एक घर से भागी हुई दुल्हन को भागने में मदद करूँ? कोयल ने पास आकर रवि का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि कोई गलत काम कर रही हूँ मैं? उल्टे मेरे साथ धोखा हुआ है। रवि ने शांत स्वर में पूछा, माना कि आपके साथ धोखा हुआ, पर क्या आप शादी से पहले पुणे ही नहीं आ सकती थी? और अब आप मुझसे क्यों मदद चाह रही हैं? मैं तो आपको ठीक से जानता तक नहीं हूँ। तो आखिर क्या मदद चाहती हैं आप मुझसे? कोयल ने अब पलक के झपकते हुए मधुर स्वर में कहा, मैं क्या आपको अजनबी लगती हूँ? मुझे तो आपको पहली बार देखते ही ऐसा लगा जैसे मानो मैं आपको बरसों से जानती हूँ। और उसने अपना सिर रवि के कंधे पर टिका दिया। रवि की सिट्टी पिट्टी तो जैसे गुम ही हो गई। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो हैरान होकर सोचने लगा, ये किस दुविधा में फंस गया हूँ। कहीं ये मोहित की बीवी निकली तो मेरा दोस्त मुझे जीवन भर माफ नहीं करेगा। पर कोयल की जुल्फों से उठती महक, रेशमी हुस्न और जादू ने रवि को मजबूर कर दिया। कोयल की बात मानने पर रवि ने अपना हाथ बड़े प्यार से कोयल के कंधे पर रखते हुए कहा, मैं तुम्हारी इस तरह की मदद करने के लिए तैयार हूँ। बोलो क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? कोयल ने रवि की ओर एक फ्लाइंग किस उछाली और मुस्कुरा कर बोली, थैंक्स रवि, मैं जानती थी कि तुम जरूर मेरी हेल्प करोगे। फिर उसने अपना हैंडबैग रवि को देते हुए कहा, ये बैग तुम अपने ही बैग के अंदर डाल लो। मैं पुणे जाकर तुमसे ले लूँगी। अभी अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रवि ने फिर एक क्षण के लिए कोयल को ताका, फिर बोला, तुम भला अपने हैंडबैग मुझे क्यों रखने के लिए दे रही हो? इसे मेरे बैग के अंदर रखने का क्या मतलब है? कोयल तुनक कर बोली, उफ रवि, तुम भी ना कितने सवाल करते हो। इस हैंडबैग में मेरी ज्वेलरी है। कहीं किसी चोर ने ट्रेन में सफ़र किया और इसे चुरा लिया तो? अब प्लीज़ ये सवाल करना बंद कर दो और इस बैग को जल्दी से रख लो अपने बैग में। रवि ने फिर बिना कोई सवाल किए तुरंत ही कोयल का बैग ले लिया और अपने ट्रैवल बैग में रख लिया। फिर कोयल की ओर देख मुस्कुरा कर बोला, अब तो तुम्हें देखकर मुझे भी अजीब सा एहसास हो रहा है। क्या मैं अपनी बाकी की जिंदगी के लिए भी तुम्हें हमसफर मान सकता हूँ? कोयल ने तुरंत ही पलकें झपकी। ओ रवि, सच मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम जैसा हमसफर मिल गया। रवि ने बड़ी स्टाइल से सिर झुकाते हुए कहा, रियली, मैं बहुत ही तकदीर वाली हूँ जो ऐसी ब्यूटी क्वीन मुझे मिल गई है। फिर रवि ने थोड़े गंभीर स्वर में कहा, ओके बेबी, मैं बस अभी ट्रेन के टाइम का पता करके आता हूँ। और फिर रवि बाहर चला गया ट्रेन का टाइम पता करने के लिए। कुछ देर बाद रवि आया तो कोयल बोली, बड़ी देर कर दी आने में। ट्रेन कितने बजे आएगी? रवि ने गहरी नज़र कोयल पर डाली और गंभीरता से कहा, कोयल, जरा बताओगी कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं मेरा नाम। तो फिर तुम मेरा नाम कैसे जानती हो?
अपना नाम। कोयल एकदम हड़बड़ा उठी। वो अटकते हुए बोली, वो तुमने ही बताया था मुझे। याद नहीं है तुम्हें? रवि ने ताली बजाते हुए कहा। वाओ, एक्सीलेंट, क्या एक्टिंग है तुम्हारी। पर बेबी, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने कभी भी अपना नाम तुम्हें नहीं बताया। तो सच सच बताओ कि आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? कोयल बड़ी अदा से लहराती हुई बोली, उफ, छोड़ो ना ये सब, बताओ अब ट्रेन का कब आ रही है हमारी। रवि ने वेटिंग रूम के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, लो आ गई तुम्हारे ले जाने की सवारी। कोयल ने देखा कि वेटिंग रूम के दरवाजे से रेलवे पुलिस के जवान अंदर आ रहे थे और उनके साथ था स्टेशन मास्टर। रवि ने स्टेशन मास्टर से कहा, लीजिए, अब तो आपको दिख रही होगी ये युवती, या अब भी दिखाई नहीं दे रही? स्टेशन मास्टर ने सिर झुका लिया। तो रवि ने उन जवानों से कहा, अरेस्ट कर लो इन दोनों को। ये दोनों ही इस छोटे से गांव के वेटिंग रूम में आने वाले युवकों को फंसाकर उनके जरिए लाखों का ड्रग्स मुंबई और पुणे भेजते हैं। फिर रवि ने उन दोनों को देखते हुए कहा, अरे इस तरह घबरा क्यों रही हो? तुम्हारा भांडा फूट गया है इसलिए। पर सच कहूँ बेबी, तुम्हारी ओवर एक्टिंग ने ही तुम्हारा भांडा फोड़ दिया। मैं तो तुम्हें अपने दोस्त मोहित की बीवी मानता था, पर जैसे ही तुमने मुझे रवि कहकर पुकारा तो मेरा माथा ठनका, क्योंकि अपना नाम तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। और तभी मुझे ध्यान आया कि मोहित बता रहा था कि उनके गांव से बड़े पैमाने पर ड्रग्स महानगरों को भेजी जाती है। बस मैं समझ गया कि स्टेशन मास्टर और तुम दोनों मिलकर ही ये सब जाल बिछाते हो और जिसमें भोले भाले युवक फंस जाते हैं। क्यों स्टेशन मास्टर साहब, आपने ही बताया था ना मेरा नाम इसे। सच है ना ये बात? स्टेशन मास्टर गुस्से से कोयल की ओर घूरने लगा। रवि बोला, मैंने स्टेशन के बाहर बाइक लिए एक युवक को कहकर पुलिस जवानों को बुलाया और अब आप दोनों जाओ असली ठिकाने, यानी जेल, और मैं चला अपने घर पुणे। वो देखो आ रही है मेरी ट्रेन। और रवि ने अपने बैग से निकाल कर कोयल का हैंडबैग, अपने मोबाइल नंबर पुलिस को दिया और चल पड़ा अपना बैग थामे रवि की ओर, ट्रेन की ओर। पीछे छूट गए स्टेशन मास्टर, कोयल और जो पुलिस उनको गिरफ्तार करके खड़ी थी वे सभी लोग कसमसाते हुए लॉकअप की ओर चलते जा रहे थे। लेकिन अब उनके पास रास्ता भी क्या था? दूर कहीं गाना बज रहा था। एक अजनबी हसीना से मुलाकात हो गई।